वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आई थिंक यू ऑल आर ऑप फाइन सेफ एट योर ओन। ठीक है, आप अपने घर पर एकदम सही सलामत होंगे। टुडे वी स्टार्ट आर यूनिट 5। वी कैन से स्ट्रीविंग टुवर्ड्स द इंटरनेशनल कॉरपोरेशन। जो इंटरनेशनल कॉरपोरेशन है, जो इंटरनेशनल्स बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस है, आज हम उनकी ओर चलेंगे। आज उनकी ओर हम देखना स्टार्ट करेंगे हमारे लेसन्स में। And we have also one another update. I supposed to forgot to tell you that we have completed our sem 1 and this is all are for our semester 2 topics. ठीक है, ये हमारे semester 2 के टॉपिक्स है बेसिकली। जो जहाँ तक अगर हम देखें तो हमारा सेम 1 का काफ़ी पहले ही ख़त्म हो चुका था। ये हम थोड़ा आगे देख रहे हैं। द बर्थ ऑफ यूनाइटेड नेशंस, हमारा जो आज लेसन नंबर 14 है, द बर्थ ऑफ यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशंस का जन्म कब हुआ। देखिए, यूनाइटेड नेशंस एक बड़ी संस्थान है, ठीक है, एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। द 18th सेंचुरी शोज द बर्थ ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस इन यूरोप। 18वीं सदी है, वो यूरोप के अंदर जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशंस आया ये उनके लिए थी। ठीक है, 18वीं सदी में इट चेंज द लिव्स ऑफ अ पीपल। उनकी वजह से क्या हुआ, लोगों की जो ज़िंदगी थी वो पूरी की पूरी बदल के रह गई। मशीन दैट मैन्युफैक्चर्ड गुड्स ऑन अ लार्जर स्केल एट अ फास्टर पेस एंड एट चीपर रेट्स वेयर इन्वेंटेड। ऐसे मशीन बनाए गए जो मैन्युफैक्चर कर पाए गुड्स को, जो आइटम्स है, जो प्रोडक्ट्स है, वो बड़े लार्ज स्केल्स पर काफ़ी बड़ी मात्रा में उसे प्रोड्यूस कर पाए एट अ फास्टर पेस, काफ़ी ज़्यादा रफ्तार से, एंड चीपर रेट, जो काफ़ी सस्ता भी हो। इस तरह से उनमें इन्वेंटेड किया गया। यह फोटोज़ है, ये है द यूनाइटेड नेशन हेड क्वार्टर्स इन न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क में जो यूनाइटेड नेशंस का हेड क्वार्टर है, ये वहाँ की पिक्चर्स है। ठीक है, तो यूरोपियन कंट्रीज फेस्ड द प्रॉब्लम ऑफ एक्वायरिंग रॉ मटेरियल्स फॉर देयर फैक्ट्रीज। यूरोपियन जो कंट्रीज थी उनको फेस हो रही थी, इनको काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हो रही थी अपनी जो रॉ मटेरियल्स है उनको उनकी फैक्ट्रीज तक ले आने के लिए, काफ़ी सारे रॉ मटेरियल्स को लेने के लिए उनको काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। दे ऑल्सो नीड मार्केट्स टू सेल द लार्ज आउटपुट ऑफ फिनिश गुड। उनको एक मार्केट की भी ज़रूरत थी, जो लार्ज आउटपुट, जो बड़ी मात्रा में आउटपुट होता था उनकी फैक्ट्री से, उनके लिए। Those countries turned their attention to colonist of most of Africa and Asia। फिर इन लोगों ने किया कि इन्होंने अपना ध्यान दिया, कॉलोनाइज किया, अटेंशन दिया किसे, अफ्रीका और एशिया के अंदर। Thus most of Africa was conquered and ruled by England, France, Portugal, the Netherlands and Germany। उस वक्त मोस्ट ऑफ जो अफ्रीका था वो रूल कर रहा था अफ्रीका के ऊपर। कौन कौन से यूरोपियन कंट्रीज़ में, इंग्लैंड था, फ्रांस था, पोर्टुगल था, और नीदरलैंड्स था और जर्मनी था। साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया वेयर कॉलोनाइज्ड बाय इंग्लैंड, फ्रांस एंड बाय द एंड ऑफ 19th सेंचुरी। तो 19वीं सदी के अंत तक ज़्यादातर जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ थे वो ब्रिटिशर्स, इंग्लैंड और फ्रांस के अंतर्गत उनकी हुकूमत में आते थे। ठीक है, ये यहाँ पर इन लोगों का चलता था, राज चलता था, या इनका सारा शासन था। द यूरोपियन कंट्री बिकम अ वेरी रिच एंड पावरफुल। जो यूरोपियन सारी कंट्रीज थी वो रिच हो गई और वो काफ़ी पावरफुल हो गई। This lead to rivalry among the European countries to acquire a colonize। ये इन्हीं की वजह से एक राइवलरी क्रिएट हो गई यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर, होड़ मच गई कि जो पावरफुल करना है, जो एक्वायर करने होते हैं कॉलोनीज के लिए, इसलिए टेंशन एंड डिस्प्यूट इंक्रीज विच अल्टीमेटली लीड टू द आउटब्रेक ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इन 1940। एक टेंशन डिस्प्यूट क्रिएट होने लगा, इंक्रीज होने लगा, विच इज़ अल्टीमेटली वो क्या हुआ, एक आउटब्रेक हो गया, पहले वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हो चुकी। पहला वर्ल्ड वॉर की स्टार्ट हुई थी 1914 के अंदर। ठीक है, 1940 के अंदर, 14 के अंदर है तो पहला वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ। द वॉर एंडेड इन 1918। वो 1918 के अंदर ये वॉर ख़त्म हुई। इट वॉज द फर्स्ट टाइम वेयर इन द यूरोपियन नेशंस एंड देयर colonies got engaged in the war and that had far reaching effect। ठीक है, इनमें काफ़ी बड़ी इफ़ेक्ट देखने को मिली। क्यों? क्योंकि वो सभी वॉर में व्यस्त हो चुके थे। आफ्टर मतलब आफ्टर उनके 1918 1918 के बाद ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड द लीग ऑफ नेशन वॉज एस्टैब्लिश टू प्रिवेंट द फ्यूचर वॉर्स। जो भविष्य में होने वाली वॉर्स है इनसे बचाने के लिए, इनसे बचने के लिए भी एक लीग ऑफ नेशंस करके एक पूरे के पूरे ऑर्गेनाइजेशंस को इस्टेब्लिश किया गया, जो भविष्य में होने वाली जो युद्ध है, जो आपत्तियां हैं, उनसे हमें बचा सके। However, the League of Nations was ineffective as a war clouds were seen looming over Europe again 1939।
तो जो लीग ऑफ नेशन था वो काफ़ी इनफेक्टिव मतलब दिखा जब लूमिंग ओवर मतलब यूरोप के ऊपर फिर से 1939 के अंदर एक बार फिर से वॉर का बादल छाने लगे। ठीक है कि भाई अभी क्या होगा, फिर से दूसरी वर्ल्ड वॉर होगी। एपैथी ऑफ वॉर, यहाँ पर ये पिक्चर है इनका। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है स्टार्टेड अमोंग द यूरोपियन नेशन। तो दूसरी वर्ल्ड वॉर थी वो यूरोपियन नेशन के अंदर ही स्टार्ट हो चुकी। सून इट स्प्रेड एंड अफेक्टेड अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, और फिर ये फैलती फैलती वर्ल्ड के दूसरे कंट्रीज को भी अफेक्ट करने लगी। ठीक है, दिस वॉर वॉज मोर डिस्ट्रक्टिव इन टर्म्स ऑफ लिव लॉस्ट एंड सिटीज डिस्ट्रॉयड। ये वॉर काफ़ी डिस्ट्रक्टिव थी लोगों की जानहानि के लिए और सिटी को ख़त्म कर देने के लिए। ठीक है, इट वॉज अ वॉर फोर्ट ऑन अ लैंड ऑन द हाई सी एंड इन द स्काई। ये वॉर थी तो स्काई के ऊपर मतलब आकाश में लड़ी गई, ज़मीन के ऊपर लड़ी गई और पानी के ऊपर भी ये वॉर लड़ी गई थी। मिलियंस वेयर लेफ्ट डेड वर्ल्ड और होमलेस। ठीक है, काफ़ी सारे लोग थे, मिलियंस ऑफ पीपल्स आर, वो या तो मारे गए, मर चुके थे, या फिर वो होमलेस हो चुके थे। इस तरह से होने लगे थे वर्ल्ड वॉर के अंदर। इन 1945 1945 के अंदर ऑन द 6th and 9th अगस्त द यूएसए ड्रॉप्ड एटम बॉम्ब्स ऑन द टू सिटी ऑफ जापान। 1945 के अंदर 6 तारीख को और 9 अगस्त को यूएसए ने 2 एटम बॉम्ब गिराए थे। किसके ऊपर? जापान के ऊपर। उनके 2 सिटी के नाम थे हिरोशिमा एंड नागासाकी। वेयर reunited and thousands of live lost within respectively 2 cities। इनके दोनों सिटी के ऊपर बम गिराए गए और 2 मिनट के अंदर लाखों लोगों ने या हज़ारों लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। Effort to set up an effective world organization started soon after the second world war began। एफर्ट से इनके एफर्ट्स किए जाने लगे एक इफेक्टिव वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरुआत हुई थी उसी वक्त। ठीक है, 9 यूरोपियन लीडर्स साइंड अ डिक्लेरेशन इन जून 1941। जो 9 यूरोपियन लीडर्स थे उन्होंने एक साइन किया एक डिक्लेरेशन के ऊपर जून 1941 के अंदर, प्लेजिंग टू वर्क टुवर्ड्स द फ्री वर्ल्ड वेयर पीपल कुड लिव इन पीस एंड सिक्योरिटी। एक ऐसा प्लेज ली थी कि जहाँ पर उन्होंने साइन किया था 1941 में अगस्त के अंदर जून के अंदर 1941 में, कि भाई जो वर्ल्ड में कोई भी लोग होगा कहीं पर भी वो पीसफुली और सिक्योरिटी से रह सकता है। तो एटलांटिक चार्टर वो साइनेड इन द अगस्त 1941। अगस्त 1941 के अंदर एटलांटिक चार्टर का भी साइन हो चुका था। ठीक है, दिस वॉज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द क्रिएट द यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन क्रिएट करने में एक पहला ये पड़ाव था, ये पहला एक स्टेप्स लिया गया था। इट वॉज साइन बिटवीन द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल एंड प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन। ठीक है, रोजवेल्ट ऑफ द यूएसए। यूएसए के जो फ्रैंकलिन रोजवेल्ट थे और ब्रिटेन के जो प्राइम मिनिस्टर थे विंस्टन चर्चिल, इन दोनों के बीच ये साइन हुआ। द डिक्लेरेशन बाय यूनाइटेड नेशन वॉज साइंड बाय 26 नेशन इन द 1942। 1942 के अंदर यूनाइटेड नेशंस के 26 नेशन ने मिल के साइन किया। When the word United Nation was used officially for the first time, जब पहली बार ऑफिशियली यूनाइटेड नेशंस नेम इस्तेमाल किया गया था, फाइनली मतलब पहली बार इनको इस्तेमाल किया गया ऑफिशियली नेम। फाइनली एट द कॉन्फ्रेंस एट सैन फ्रांसिस्को यूएसए के अंदर जो कॉन्फ्रेंस हुई सैन फ्रांसिस्को के बिटवीन अप्रैल एंड जून 1945, अप्रैल से लेके जून 1945 तक 50 नेशन प्रिपेयर्ड एंड साइनेड द चार्टर टू द यूनाइटेड नेशन। जो 50 देश थे उन्होंने यूनाइटेड नेशंस के जो साइन कर दिया थे और उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन में चार्टर के ठीक है हम साथ देंगे। इट वॉज रिटेन फीड एंड कम इन टू फोर्स ऑन द October 24, 1945। ये रिटेन हुआ, कम हुआ, फोर्स में आया 24 अक्टूबर 1945 को। दिस डे ऑब्जर्व एवरी ईयर एज यूनाइटेड नेशंस डे। इसी दिन को हर साल यूनाइटेड नेशन के डे के तौर पर भी मनाया जाता है। तो मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ यूनाइटेड नेशंस आर, जो यूनाइटेड नेशंस थे इनके मेन ऑब्जेक्टिव क्या क्या थे? तो पहला, टू वर्क फॉर अ वर्ल्ड पीस एंड सिक्योरिटी फॉर एवरी नेशन। जो वर्ल्ड के अंदर जो पीस रखने के लिए, जो सिक्योरिटी रखने के लिए हर एक नेशन की। टू प्रमोट फ्रेंडली रिलेशन अमोंग द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड के जो नेशंस है उनके बीच रिलेशन फ्रेंडली रखने के लिए।
टू वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ ह्यूमैनिटी बाय प्रोटेक्टिंग ह्यूमन फ्रीडम एंड ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन फ्रीडम और ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, ह्यूमैनिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए काम करना, वर्क करना। उसके बाद अगर हम आगे देखें, टू सॉल्व इकोनॉमिक एंड सोशल प्रॉब्लम पीसफुली एंड विद द स्प्रिंट ऑफ कोऑपरेशंस। जो इकोनॉमिकली कोई भी कंट्री का प्रॉब्लम्स हो, सोशल प्रॉब्लम्स हो, उन्हें कम करने के लिए स्प्रिंट ऑफ कोऑपरेशन, कोऑपरेशन की स्प्रिंट से ही उनके साथ काम करना। टू रिमूव डिफरेंस बेस्ड ऑन द रेस एंड रिलीजियंस। जो डिफरेंस होता है रिलीजियंस का, तो उनको ख़त्म कर देना है, ठीक है, कम कर देना है। टू हेल्प द मेंबर नेशन टू फुलफिल दिस ऑब्जेक्टिव्स। जो मेंबर नेशन थे उन सभी को उनके जो ऑब्जेक्टिव्स है उनको फुलफिल करने के लिए हेल्प करना कि भाई हाँ आप इस तरह से, हम यहाँ पर आपकी हेल्प करेंगे, ये करेंगे, ये नहीं करेंगे, इस तरह से होगा, इस तरह से नहीं होगा। तो यूनाइटेड नेशन फ्लैग इज रिप्रेजेंटेड बाय अ मैप ऑफ द वर्ल्ड सराउंडेड बाय द wreath ऑफ अलाइव ब्रांचेस। जो मतलब कि हम कह सकते हैं यूनाइटेड नेशन का जो फ्लैग्स है उनका मेन 2 गोल्स है, पीस और ह्यूमन डिग्निटी। यूनाइटेड नेशंस के मेनली कितने गोल्स है? 2 गोल्स है, पीस शांति और ह्यूमन डिग्निटी। ह्यूमन की भी डिग्निटी रहनी चाहिए, उनकी डिग्निटी कम नहीं होनी चाहिए। तो यूनाइटेड नेशन फ्लैग इज रिप्रेजेंटेड बाय अ मैप ऑफ द वर्ल्ड सराउंडेड बाय wreath ऑफ अलाइव ब्रिज। और जो ओलिव ब्रिज है उनकी जो पंख है उनसे पूरी तरह से वर्ल्ड को कवर अप किया है या उनके सराउंडेड है। विच सिंबल कर रहे हैं पीस को, शांति को सिंबल कर रहे हैं, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशन हेडक्वार्टर्स आर इन न्यूयॉर्क यूएसए। जो यूएन का हेडक्वार्टर्स है वो न्यूयॉर्क के यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर है। अंडर द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, ह्यूमन राइट्स का जो डिक्लेरेशन है यूनिवर्सल, द यूनाइटेड नेशन प्रिपेयर्ड अ लिस्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स। उन्होंने एक ह्यूमन राइट्स की लिस्ट प्रिपेयर की है। इट वॉज अडोप्टेड ऑन 10 दिसंबर 1948। 10 दिसंबर 1948 के दिन इसे अडोप्ट किया गया था, इसे रखा गया था। दिस डे इज ऑब्जर्व्ड एज द ह्यूमन राइट डे। इस दिन को हम ह्यूमन राइट्स डे के तौर पर भी मनाते हैं, ठीक है। सम ऑफ आवर ह्यूमन राइट्स आर, हमारे कुछ ऐसे ह्यूमन राइट्स है, कौन कौन से? ऑल पीपल हैव द राइट टू लिव एज अ फ्री सिटीजन ऑफ अ कंट्री। सभी लोगों को राइट है कि वो घूम सकते हैं, फ्री सिटीजन ऑफ अ कंट्री को भी वो घूम सकते हैं। ऑल पीपल आर इक्वल बिफोर लॉ। सभी लोग लॉ से पहले इक्वल है, कोई भी ऊपर नीचे नहीं है। Everyone has the right to education, employment and the freedom to travel anywhere and the follow any religions। भाई सभी को अधिकार दिए गए हैं, राइट है एजुकेशन का, पढ़ने का अधिकार है, एम्प्लॉयमेंट का, काम करने का अधिकार है, एंड द फ्रीडम टू ट्रैवल एनीवेयर। भाई सब जगह ट्रैवल करने का फ्रीडम है, कहीं पर भी वो घूम सकते हैं। एंड फॉलो एनी रिलीजियंस, किसी भी धर्म को वो फॉलो कर सकते हैं। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, इक्वल पे भाई सभी को एक समान पे मिलेगा एक समान काम करने के लिए, ठीक है। हाँ, नो डिस्टिंक्शन शुड बी मेड बेस्ड ऑन सेक्स, रिलीजियंस और रेस। भाई कोई जाति के आधार पर, कोई भेदभाव के लिंग के भेद आधार पर, कोई किसी धर्म के आधार पर आप कोई डिस्टिंक्शंस नहीं बना सकते, अलग अलग नहीं रख सकते हैं। एवरीवन हैज़ द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड राइटिंग। सभी को लिखने का अधिकार है और फ्रीडम ऑफ स्पीच का भी अधिकार दिया गया है। द यूनाइटेड नेशन इज़ वर्किंग हार्ड टू अपहोल्ड द ह्यूमन राइट्स इन ऑल द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड। यूनाइटेड नेशंस काफ़ी हार्ड वर्क कर रहा है कि जो वर्ल्ड के दूसरे सभी नेशंस है वहाँ पर भाई ह्यूमन की जो डिग्निटीज़ है, उनके जो गोल्स है वो कंप्लीट हो सके। टुडे अबाउट, आज तकरीबन 193 कंट्रीज, 193 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड आर मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशंस। 193 कंट्री है और यूनाइटेड नेशंस की मेंबर है, ठीक है। Membership of United Nations help the nation to highlight their problems before the world and receive help if necessary। तो ये क्या कर रहे हैं कि भाई उनकी जो प्रॉब्लम्स है वो सारे वर्ल्ड को पता चलेगी कि भाई अगर उसमें किसी से हेल्प लेनी नेसेसरी है तो आप उनसे इजीली हेल्प ले सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमारा आज का किस तरह से यूनाइटेड नेशंस का जन्म हुआ, बर्थ हुआ, कंप्लीट यहाँ पर होता है। आगे का जो होगा तो हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर के अंदर किस तरह से इंडिया है वो अपना कंट्रीब्यूशन यूनाइटेड नेशंस के अंदर दे रहा है। ओके, थैंक यू सो मच स्टूडेंट टू अटेंड दिस सेशन। हैव अ गुड डे एंड बाय बाय।